गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं बेटा आप लोग। आज से अपन अपना सब्जेक्ट चालू करेंगे कॉर्पोरेट लॉ एंड अदर लॉ, पेपर नंबर 13, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ योर सीएमए फाइनल। मेरा नाम है सीए डॉक्टर दिलीप गुप्ता और हम आज ये डिस्कशन करने वाले हैं कि हमारा सब्जेक्ट है कैसा और इस सब्जेक्ट में है क्या क्या। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें पढ़ना क्या है, क्योंकि सब्जेक्ट का ओवरव्यू होना बहुत जरूरी है सब्जेक्ट चालू करने से पहले। उसके बाद में आपको बताएंगे कि अंदर प्रोविजंस क्या है और उन्हें कैसे पढ़ना है। हमारे पास इस सब्जेक्ट के अंदर बेटा दो चीजें हैं, जैसा मैंने आपसे कहा, एक तो कॉर्पोरेट लॉ और एक अदर लॉ। ये जो अदर लॉ है बेटा, इस अदर लॉ को अलाइड लॉ भी कहा जाता है। इस अदर लॉ को अलाइड लॉ भी कहा जाता है, ठीक है। अलाइड लॉ मतलब जो सपोर्टिंग लॉ है। इसका मतलब कि कॉर्पोरेट लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यस, तभी तो ये 60 नंबर का वेटेज कैरी करती है। और ये अदर लॉ है या अलाइड लॉ है, इसके भी बेटा इन लोगों ने दो पोर्शन बना दिए। दो पोर्शन कैसे बना दिए? दो पोर्शन ऐसे बना दिए कि पहला तो लॉ ही है जिसमें एक्चुअल में आपको लॉ पढ़ने हैं, छोटे छोटे बहुत सारे लॉ, और एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का टॉपिक बना दिया, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो इस तरीके से इन्होंने दो सेगमेंट में डिवाइड कर दिया। कॉर्पोरेट लॉ का जो पोर्शन है वो 60 नंबर का है, तो अदर लॉ ऑटोमेटिकली 40 नंबर का हो गया। तो इसमें बेटा इन्होंने वेटेज कैसे एलोकेट कर दिया, 15 नंबर और 25 नंबर। अलाइड लॉ का जो वेटेज है वो 25 नंबर का है और कॉर्पोरेट लॉ का वेटेज 15 नंबर का है। अब अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है बेटा कि ये जो कॉर्पोरेट लॉ है इसमें एक ही लॉ है, वो कौन सा है? वो है कंपनीज एक्ट 2013, जिसकी शुरुआत असल में आप सीएमए इंटर में कर चुके। तो आपके लिए ये ऐसा नहीं है कि हमने इस लॉ का तो कभी नाम ही नहीं सुना, नहीं, नाम तो आपने कई बार सुना है। और आप इवन इंटर में सेक्शन नंबर 1 से लेके और 148 तक पढ़ के भी आए, यानी आपने इस सब्जेक्ट में से कुछ सेक्शंस तो ऑलरेडी पढ़ ली हैं, सेक्शन 1 to 148। तो बेटा इन सेक्शंस का आपको यहां क्या मिलेगा? सिर्फ ओवरव्यू इन सीएमए फाइनल, ओवरव्यू इन सीएमए फाइनल। इनको यहां डिटेल में नहीं समझाया गया। शुरू के 2 चैप्टर्स हैं जिसके अंदर इसके बारे में ओवरव्यू देके छोड़ दिया गया है, यानी डिटेल में कोई डिस्कशन नहीं और होने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन जब हम लोग सीएमए फाइनल में चलते हैं तो वहां पर आपको सेक्शन नंबर 149 से लेके, और असल में तो सेक्शन नंबर 1470 तक कंपनीज एक्ट है, लेकिन घबराए नहीं, आपको इतनी सारी सेक्शंस नहीं पढ़नी है, क्योंकि कंपनीज एक्ट इसके बाद तो कहीं पढ़ने के लिए रह ही नहीं गया। आपको 470, ये कंपनीज एक्ट का लास्ट स्टेज है, इसके बाद तो आप सीएमए बन जाएंगे। तो सेक्शन 149 से लेके सेक्शन 470 तक ये जो पूरा पोर्शन है हमारा, इस पूरे पोर्शन में ध्यान देना जरा। सेक्शन 149 टू 147 मैं क्या लिख रहा हूं? फ्यू सेक्शंस इन डिटेल, फ्यू सेक्शंस जिनमें फुल डिटेल में पढ़ना है बेटा आपको, बहुत सारा। जैसे सेक्शन 149 से लेके सेक्शन 205 डायरेक्टर्स वाला चैप्टर है, पूरा पढ़ना पड़ेगा। सेक्शन 206 यानी 206 से लेके 229 इन्वेस्टिगेशन का है, पूरा पढ़ना पड़ेगा। 230 से 240 का है, वो पूरा पढ़ना पड़ेगा। इसी तरीके से फिर 241 से लेके 246 तक का है, वो पूरा पढ़ना पड़ेगा। वो ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट के सेक्शंस है। 230 से 240 कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट के सेक्शंस है। इस तरीके से कुछ एक पोर्शन थे जो पूरा डिटेल में पढ़ना है, लेकिन कुछ सेक्शंस ऐसी भी हैं, फ्यू सेक्शंस जिनका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लेकर गए। एंड फ्यू सेक्शंस नॉट इन सिलेबस। भाई नॉट इन सिलेबस क्यों बेटा? वो सेक्शंस वो होती हैं जो कि सिर्फ जब हम लोग प्रैक्टिकल लगाते हैं लॉ को तभी काम में आती है, अभी उनका कोई रेलेवेंस नहीं होता। तो उन सेक्शंस को सिलेबस में देने का कोई लॉजिक नहीं होता, और ये अपने इंस्टीट्यूट ने बहुत बढ़िया काम करा कि उन सेक्शंस को सिलेबस में से हटा भी दिया। तो मैं अब चूंकि वो सेक्शंस बीच बीच में कहीं पर, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल सेक्शन नंबर 402 से लेके 405 तक नहीं है अब, लेकिन 406 है, तो हम अभी पूरी लिस्ट नहीं बना सकते क्योंकि बीच बीच में से सेक्शंस मिसिंग है। तो हम क्या लिखते हैं कि 149 से लेके 470 तक जो कि कंपनीज एक्ट के आखिरी सेक्शन है तक तो हम पढ़ेंगे ही। उसमें बहुत सारी सेक्शंस ऐसी होंगी जो आपको नहीं पढ़नी,
बहुत सारी सेक्शंस ऐसी भी होंगी जो आपको पूरी डिटेल में पढ़नी, तो ये दिस पोर्शन विल नॉट बी रेलेवेंट फॉर अस, दिस पोर्शन विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस, and this portion will going to be important for us. This is how we have classified section 149 to 470 in the total syllabus. अलाइड लॉ में चलें तो अलाइड लॉ के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे लॉ हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बैंकिंग से रिलेटेड लॉ है। अब बैंकिंग से रिलेटेड लॉ मतलब बैंकिंग से रिलेटेड काफी सारे लॉ होते हैं बेटा, जैसे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा आरबीआई एक्ट पढ़ना है, इसके अलावा सरफाइजी सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, बड़ा लंबा सा नाम है, पोमला दैट इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इस तरीके से आपको कुछ एक पढ़ने होते हैं। फिर कुछ इंश्योरेंस लॉ है, इंश्योरेंस से रिलेटेड लॉ कौन कौन से होते हैं, जैसे इंश्योरेंस एक्ट है, ठीक है। इसके अलावा आईआरडीए एक्ट है, ठीक है। फिर कंपटीशन एक्ट, ये जितने मैं नाम लिख रहा हूं उतने लॉ हैं। इसी तरीके से फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, और मैं लास्ट में लिख देता हूं एक्सेट्रा। तो बेसिकली इस अलाइड लॉ में छोटे छोटे लॉ का बंच बना हुआ है, जिन सारे लॉ के बारे में हमें जानना जरूरी है। ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हो, आरबीआई एक्ट हो, सरफाइजी हो, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग हो, इंश्योरेंस हो, आईआरडीए हो, कंपटीशन, फेमा, ये सारे लॉ आपको पढ़ने हैं। अब लाजमी सी बात है, अगर 25 नंबर में इतने सारे लॉ पढ़ेंगे तो किसी भी लॉ के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल नहीं है। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भी अभी तक नहीं बने होंगे, बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे क्वेश्चंस भी अभी तक नहीं बने हैं, बहुत डिटेल में भी नहीं आया होगा, बिल्कुल सही कहा। तो फिर आखिर हमें इन लॉ के अंदर इतना कंटेंट क्यों दिया, इतना सारा कंटेंट जो हमारे इतने सारे लॉ क्यों दिए? पढ़ना ही जब थोड़ा थोड़ा सा है तो 2-4 लॉ नहीं देते हैं, जो है वो सही ढंग से पढ़ा लेते हैं। देखो बेटा, एक बार आप प्रोफेशनल जब बन जाएंगे, सीएमए फाइनल होते ही आप प्रोफेशनल बन गए, हर एक लॉ जो कि किसी भी बिजनेस को डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है, उसकी जानकारी आपको होना जरूरी है, और इसीलिए ये सारे लॉ आपके इसमें डाले गए। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करें तो ये थ्योरेटिकल पोर्शन है। ऐसा माना जाता है आज के टाइम पे अगर आप किसी भी कंपनी में हैं और लिस्टेड कंपनी है तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो बीइंग एज अ प्रोफेशनल वी मस्ट हैव सम आइडिया अबाउट द अलाइड लॉस, और जो भी हमारे बाकी लॉ का जानकारी होना जरूरी है। ऐसा सोचते हुए, ऐसा बोलते हुए इन लोगों ने ये करा। दैट्स इट। अब हम चूंकि अपने ये तो हमारा सिलेबस जो हम लोग पढ़ेंगे वो हो गया। अब हमें चालू कहां से करना है? चालू हमें करना है बेटा डायरेक्टर्स से, यानी बिल्कुल बिगनिंग से, सेक्शन नंबर 149। यानी हम लोग पहले कॉर्पोरेट लॉ पढ़ने वाले हैं, क्योंकि वेटेज भी ज्यादा है तो लाजमी सी बात है कि कॉर्पोरेट लॉ हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे अभी। तो कॉर्पोरेट लॉ, ठीक है, इसमें हम लोग चालू करेंगे सेक्शन 149 से लेके और सेक्शन 205। ये पूरा बंच बेटा क्या कहलाता है? ये पूरा बंच कहलाता है डायरेक्टर्स का। अच्छा, इस पूरे बंच को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है, मतलब हम इसको 3 चैप्टर्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला चैप्टर जिसका नाम है डायरेक्टर्स, आपको जो स्टडी मटेरियल हम लोग देंगे उस स्टडी मटेरियल में डायरेक्टर्स के नाम से चैप्टर है, जिसमें 149 से लेके और 205 तक है एक्सेप्ट, ध्यान देना जरा। सेक्शन 1 एक्सेप्ट सेक्शन, मैं इसको एक काम करता हूं, यहां लिख देता हूं थोड़ा सा डिवाइड करके, इतना लंबा नहीं लिखना पड़ेगा, सेगमेंट आसान हो जाएगा। इसमें हम पढ़ेंगे 149 से लेके और 171 तक। फिर उसके बाद में हमने एक चैप्टर बनाया बोर्ड मीटिंग्स, जिसके अंदर बोर्ड मीटिंग के प्रोविजंस हैं। इसके अंदर 173 से लेके और 175 तक, इधर भी 1 2 यहीं पढ़ लेंगे। उसके बाद में वापस हम यहां पर आ जाएंगे 176 से लेके और 185 तक। फिर हम जाएंगे एक नया चैप्टर लोन्स एंड एडवांसेस, जिसमें हमें 2 सेक्शंस पढ़नी है, 186 एंड 187। और फिर वापस यहां पर आ जाएंगे हम लोग 188 से लेके और 205 तक के प्रोविजन पढ़ने के।
अब ये दो अलग निकाल के क्यों रखे? मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों के लिए सेपरेट चैप्टर होना ही चाहिए, इसीलिए मैंने अलग चैप्टर बना दिया। बोर्ड मीटिंग अपने आप में एक ऐसा टॉपिक है, एक सेपरेट टॉपिक है जिसके ऊपर इंडिविजुअली डिस्कशन होना बेहद आवश्यक है, और इसीलिए मैंने एक अलग चैप्टर बना दिया बोर्ड मीटिंग। इसी तरीके से लोन्स एंड एडवांसेस का भी एक अलग चैप्टर बना दिया 186 टू 187। दिस इज हाउ आई डिवाइडेड द एंटायर डायरेक्टर्स चैप्टर इनटू दीस 3 कैटेगरीज। हाल फिलहाल हम लोग ये वाला स्टार्ट करेंगे सेक्शन 149 एंड ऑनवर्ड्स। अब सेक्शन 149 ऑनवर्ड्स जाने से पहले मैं आपको जरा इनके नोट्स दिखाऊं कैसे हैं। ये हमने चैप्टर वाइज नोट्स बना रखे हैं, जैसे अभी डायरेक्टर वाला चैप्टर है, और इसके बाहर आपको बेटा कुछ भी नहीं पढ़ना, कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं। द ऑल अमेंडमेंट्स, ऑल नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इनटू दिस, राइट? एज यू कैन सी द सेक्शन 149 इज हियर which has been divided in a readable and easy format, so you'll feel comfortable जब आप यहां से पढ़ेंगे और आपको अलग से कुछ भी नहीं करना। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं डायरेक्टर्स की। चूंकि डायरेक्टर्स जो है सेक्शन 149 से मैं लूंगा, चूंकि जो डायरेक्टर्स हैं उनके बारे में आपने पढ़ा तो इंटर में भी होगा, क्योंकि इंटर में आपके इन चैप्टर्स जो सेक्शंस हमें सीए फाइनल में पढ़नी है, वही सेक्शंस जो हमें सीए में फाइनल में पढ़नी है, वही सेक्शंस हम लोगों को इंटर में ओवरव्यू के तौर पे पढ़ा दिए। जैसे अभी आपने देखा ना कि जो सेक्शंस हम लोगों ने इंटर में पढ़ी उसका फाइनल में ओवरव्यू है, उसी तरीके से जो सेक्शंस आप फाइनल में पढ़ने वाले उनका ओवरव्यू इंटर में डाला हुआ था। तो डायरेक्टर का मतलब तो आपको समझ में आता है कि डायरेक्टर का मतलब कौन है। डायरेक्टर या डायरेक्टर्स मतलब हु हैज अथॉरिटी टू रन द बिजनेस, हु हैज अथॉरिटी टू रन द बिजनेस, राइट? लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर्स। हु हैज अथॉरिटी टू रन द बिजनेस का मतलब ये नहीं कि आप अपने नाम अपने खुद ही अपना बिजनेस मान लो। इसका मतलब है कि आप शेयर होल्डर्स के बिहाफ पर बिजनेस चला रहे हो, तो डायरेक्टर्स जो हैं दे विल गेट सैलरी। और सैलरी कैसे मिलेगा? इन फॉर्म ऑफ शेयर इन प्रॉफिट। प्रॉफिट में शेयर के नाम से आपको दिया जाएगा। वो इसलिए देना जरूरी है क्योंकि इनके मन में कभी ये ना आ जाए कि यार हम लोग इतनी मेहनत करते हैं और हमें तो फिक्स सैलरी मिल रही है, कंपनी का प्रॉफिट ऊपर जाया जा रहा है, हमें तो सैलरी ही मिल रही है, तो क्या फायदा। ये बात मन में आना बहुत नॉर्मल सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसीलिए हमने क्या करा, इसलिए हमने कहा कि नहीं आपको सैलरी तो देंगे लेकिन प्रॉफिट में शेयरिंग के नाम से, क्योंकि लीडरशिप आपके हाथ में है कंपनी का। आप जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे कंपनी को उतना ही बेनिफिट होगा। इसीलिए हमने कहा नहीं आपको हम शेयर इन प्रॉफिट नहीं सैलरी नहीं देंगे, शेयर इन प्रॉफिट देंगे। तो जो कंपनी का डायरेक्टर्स है दे रन द बिजनेस। अब सवाल ये आता है बड़ा कि सेक्शन 149 क्या बताता है। सो द क्वेश्चन इज हाउ मेनी डायरेक्टर्स should be in the company। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ मेनी डायरेक्टर्स शुड बी इन कंपनी। ध्यान सुनिएगा, शुड बी इन कंपनी क्या है बेटा? इन्होंने कंपनी में कितने डायरेक्टर्स चाहिए इसके लिए प्रोविजन डाला 149 में। पहला प्रोविजन है मिनिमम का कि मिनिमम कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए। मिनिमम डायरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। अगर पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 3 डायरेक्टर्स चाहिए, प्राइवेट कंपनी अगर है तो मिनिमम 2, और अगर ओपीसी है तो मिनिमम 1। अब मैक्सिमम की बात करते हैं, मैक्सिमम कितने चाहिए? तो बेटा मैक्सिमम तीनों ही केस में 15-15। अब कई लोगों को जैसी ओपीसी में 15, अरे सर ओपीसी में 15 एक, अरे मेंबर एक होता है, डायरेक्टर तो कितने भी हो सकते हैं, मेंबर ओपीसी में एक ही होगा। मेंबर नहीं, आप जैसे हम डायरेक्टर 15 लिखते हैं सर और ओपीसी में तो एक ही होगा सर। अरे नहीं बेटा, ओपीसी में एक ही क्यों होगा? 15 डायरेक्टर्स, मेंबर एक होना जरूरी है। और ये जो 15 है ना बेटा, ये मैक्सिमम है, यानी आप इससे ज्यादा डायरेक्टर नहीं रख सकते। नहीं ऐसा नहीं है। कंपनीज एक्ट ने एक रिलैक्सेशन दिया, उसने कहा कि अगर इफ कंपनी वांट्स टू हैव मोर देन 15, कंपनी वांट्स टू हैव मोर देन 15 डायरेक्टर, तो फिर आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। देन पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन।
आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास कीजिए कि आप 15 से ज्यादा रखना चाहते हैं, फिर डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कीजिएगा। यानी अगर कोई कंपनी 15 से ज्यादा डायरेक्टर रखना चाहे तो बिल्कुल रखे, एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लें इस बात के लिए कि आपको 15 से ज्यादा डायरेक्टर चाहिए, और उसके बाद में आप जैसे डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट करते हैं वैसे करें। हाँ, सीजी के अप्रूवल की कोई नीड नहीं है, सीजी का अप्रूवल आपको नहीं चाहिए। नो सीजी अप्रूवल, नो सीजी अप्रूवल, सीजी का अप्रूवल नहीं चाहिए। और उसमें भी एक बड़ी अच्छी बात, क्या एक छोटा सा नोट हमने यहां डाला, above requirement is not applicable, above requirement is not applicable to, क्या बोल रहे हैं हम, गवर्नमेंट कंपनी एंड सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी मतलब चैरिटेबल या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अगर होते हैं तो वो सेक्शन 8 कंपनी की कैटेगरी में आते हैं। तो मिनिमम 3 डायरेक्टर, 2 डायरेक्टर, 1 डायरेक्टर एज द केस में भी, और मैक्सिमम 15 डायरेक्टर। 15 से ज्यादा रखने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, लेकिन सीजी की अप्रूवल नहीं चाहिए। और ये जो रिक्वायरमेंट है ये गवर्नमेंट कंपनी में या सेक्शन 8 कंपनी में एप्लीकेबल नहीं होती, तो इसलिए वहां पर कोई चिंता का विषय नहीं है। अब आती है बात कि ये जो टोटल डायरेक्टर्स है हम जो डिसाइड करेंगे, क्योंकि ये तो कंफर्म हो गया कितने डायरेक्टर्स आपको रखने हैं, इट इज टू बी डिसाइडेड बाय द कंपनी। तो कंपनी shall decide, company shall decide the total number of directors, the total number of directors। अब ये जो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आपने डिसाइड करें, ठीक है ना, company shall decide total number of directors it wants to have in its BUD। और अब जो भी फिगर आपने डिसाइड करा आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, जो भी आपने डिसाइड करा, जितने भी आपको रखने हैं, ठीक है, आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हमको कैटेगरी बनाना पड़ेगा। बेटा ध्यान से सुनिएगा। पहली कैटेगरी जिसमें आप ये डिसाइड करेंगे कि आपको एग्जीक्यूटिव कितने रखने हैं और नॉन एग्जीक्यूटिव कितने रखने हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और आपको नॉन एग्जीक्यूटिव कितने रखने, तो आप डिसाइड करेंगे कि जो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनमें से कितने एग्जीक्यूटिव कितने नॉन एग्जीक्यूटिव। कंपनीज एक्ट ने ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं लगाई। सेबी में, सेबी का एलओडीआर गाइडलाइंस, उसमें रेगुलेशन नंबर 17, उन्होंने वहां पे उस तरह का लिमिटेशन है, लेकिन कंपनीज एक्ट में वो कहते हैं कि आप डिसाइड कीजिए आपको कितने एग्जीक्यूटिव रखने हैं या कितने नॉन एग्जीक्यूटिव रखने हैं। अब दोनों में फर्क क्या होता है, एग्जीक्यूटिव को हम लोग होल टाइम डायरेक्टर भी बोलते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव को हम पार्ट टाइम डायरेक्टर भी बोलते हैं। होल टाइम डायरेक्टर का मतलब है वो व्यक्ति जो कंपनी में एज एन एम्प्लॉय काम कर रहा हो। यानी अगर कोई व्यक्ति कंपनी में एम्प्लॉय, इसका मतलब ये नहीं है कि उसे सैलरी मिलेगा सारे डायरेक्टर्स को शेयर इन प्रॉफिट, लेकिन वो एम्प्लॉय कंपनी में एज अ डायरेक्टर काम कर रहा है, लेकिन वो एम्प्लॉय की तरह काम कर रहा है। डायरेक्टर है लेकिन एम्प्लॉय, जैसे एक एम्प्लॉय सुबह 9 बजे आता है या 10 बजे आता है, 5 बजे जाता है, डेली ऑफिस अटेंड करता है, ऐसे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी कंपनी रोज अटेंड करते हैं। सो दे वर्क लाइक एन एम्प्लॉय, दे वर्क लाइक एन एम्प्लॉय। ठीक है बेटा। तो फिर नॉन एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं बेटा? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जनरली पार्ट टाइम डायरेक्टर है, लेकिन जनरली ये प्रोफेशनल कैटेगरी के डायरेक्टर्स होते हैं। सो दे ओनली अटेंड बोर्ड मीटिंग। ये लोग कंपनी के डे टू डे फंक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करते। चूंकि मैंने कहा ना, नॉन एग्जीक्यूटिव में हम लोग उन्हीं को रखते हैं जो किसी ना किसी फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, उनको हम लोग नॉन एग्जीक्यूटिव की कैटेगरी में रखते हैं। तो दे आर जनरली एक्सपर्ट इन एनी ऑफ द फील्ड।
जब भी बोर्ड मीटिंग होगी वी यूज्ड टू कॉल देम। जैसे आपने किसी चार्टेड अकाउंटेंट को नॉन एग्जीक्यूटिव रख लिया, नाउ ही इज अ प्रोफेशनल डायरेक्टर, so whenever you will be taking a decision तो the financial aspect will be dealt by him, तो उसको आपको सिर्फ बोर्ड मीटिंग में बुलाना है। तो जो डे टू डे एक्टिविटीज है उसके अंदर कौन पार्टिसिपेट करता है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स पार्टिसिपेट करते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स पार्टिसिपेट नहीं करते, राइट। लेकिन जो बोर्ड मीटिंग है उसमें दोनों आएंगे, एग्जीक्यूटिव भी आएंगे और नॉन एग्जीक्यूटिव भी आएंगे, इसीलिए आपको डिवाइड करना। तो आप डिसाइड कीजिए कि दैट टोटल जो डायरेक्टर्स हैं आपको उनमें से कितने एग्जीक्यूटिव रखने हैं, कितने नॉन एग्जीक्यूटिव। और अब हम चलेंगे कैटेगरी नंबर 2 पे। अब आपको कंफ्यूजन में नहीं आना है। कौन से कंफ्यूजन में नहीं आना है बताता हूं। कैटेगरी 2 क्या है? कैटेगरी 2 है कि जो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनमें से एटलीस्ट 1 शुड बी विमेन डायरेक्टर। अब ये चाहे एग्जीक्यूटिव हो या नॉन एग्जीक्यूटिव हो, आप डिसाइड करना। यानी अगर मान लीजिए आपकी कंपनी में टोटल 12 डायरेक्टर्स हैं, तो पहले तो आप 12 में से ये डिवाइड कर लो, एग्जीक्यूटिव कितने चाहिए, नॉन एग्जीक्यूटिव। मान लीजिए आपने डिसाइड करा एग्जीक्यूटिव हम रखेंगे 8, नॉन एग्जीक्यूटिव रखेंगे हम 4, ठीक है। और अब इस टोटल 12 में से वापस आ गए, इसमें से आपको क्या करना है? एक विमेन डायरेक्टर, ठीक है, रेजिडेंट डायरेक्टर जो मैं बताऊंगा आपको, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, बाकी अदर। यानी विमेन डायरेक्टर में बी एन एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव, रेजिडेंट में बी एन एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव, इंडिपेंडेंट हमेशा नॉन एग्जीक्यूटिव होता है, वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है बेटा। ये बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से आपको क्लासिफिकेशन करना है। इसको तो मैं यहां से हटा देता हूं, चलो रहने दो, कभी काम आएगा अगर याद करना होगा तो एटलीस्ट वन शुड बी विमेन डायरेक्टर। लेकिन ये रिक्वायरमेंट पता है क्या है? ये सबके लिए नहीं है। एटलीस्ट 1 शुड बी विमेन डायरेक्टर इन फॉलोइंग कंपनीज। कौन कौन सी कंपनी में बेटा? पहला, यदि लिस्टेड कंपनी है तो लिस्टेड कंपनी में चाहिए ही चाहिए। दूसरा, पब्लिक कंपनी, अनलिस्टेड, क्योंकि लिस्टेड ऊपर आ गई। लिस्टेड भी बेटा पब्लिक की होती है और अनलिस्टेड भी। पब्लिक अनलिस्टेड इफ इट हैज, क्या लिख रहे हैं? 2 चीजें लिखेंगे, पेड अप कैपिटल ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 100 करोड़ और टर्नओवर इज ग्रेटर टू और इक्वल्स टू 300 करोड़। अगर आपके पेड अप कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज्यादा हो जाए, या आपका टर्नओवर 300 करोड़ या उससे ज्यादा हो जाए पिछले फाइनेंशियल ईयर में, तो फिर आपको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से, क्योंकि ये दोनों फिगर साल के एंड में ही कंफर्म हो पाएंगी, तो इन एनी फाइनेंशियल ईयर, तो जिस फाइनेंशियल ईयर में ये पूरी हो जाए ना बेटा, उसके अगले साल से आप अपने यहां पर एक विमेन डायरेक्टर रख लेना। अगर पब्लिक कंपनी है तो अनलिस्टेड, लिस्टेड है कोई लिमिट नहीं है, ऑलवेज आपको क्या चाहिए? एक विमेन डायरेक्टर चाहिए, ऑलवेज। प्राइवेट कंपनी में कोई जबरदस्ती नहीं है, आप रखना चाहें अपनी मर्जी से, वो आपकी इच्छा है, लेकिन कोई जबरदस्ती नहीं। फिर आता है रेजिडेंट डायरेक्टर। रेजिडेंट डायरेक्टर किसको बोलेंगे हम लोग? all companies beta, all companies shall have at least 1 resident director। चाहिए ही, चाहे कुछ भी हो जाए, एक रेजिडेंट डायरेक्टर चाहिए, मतलब चाहिए हमेशा। तो कंपनी में, हर कंपनी में, ऑल कंपनीज, रेजिडेंट डायरेक्टर मतलब क्या होता है? रेजिडेंट डायरेक्टर का मतलब, रेजिडेंट डायरेक्टर means a person who resides in India for greater than 180 days in previous year।
हर कंपनी में एक ऐसा डायरेक्टर होगा जो रेजिडेंट हो, चाहे कंपनी प्राइवेट हो, पब्लिक हो, लिस्टेड हो, अनलिस्टेड हो, कोई भी हो, आपको हमेशा एक रेजिडेंट डायरेक्टर चाहिए। अब आप चाहे एग्जीक्यूटिव को रेजिडेंट बनाए, नॉन एग्जीक्यूटिव को बनाए, वो आपकी इच्छा है, राइट। और आप चाहे तो एक ही ऐसा पर्सन चूज कर ले जो विमेन है और रेजिडेंट भी है, तो एक ही बंदा, एक ही महिला जो है वो वुमेन डायरेक्टर एंड रेजिडेंट डायरेक्टर दोनों का काम करे। तीसरी कैटेगरी हमारे पास कौन सी है? तीसरी कैटेगरी है, इसको जरा हम नीचे लेंगे, यहां तो इसको खींच देते हैं। इस पे अपन नीचे डिस्कशन करेंगे बेटा। यहां पर अपन एक कैटेगरी बनाते हैं अदर्स। अदर्स मतलब बाकी आपकी इच्छा है, वो वुमेन्स हो ये जरूरी नहीं, यानी पहले ये और ये फिगर डिसाइड कर लो। ये कितने, जैसे 12 में से एक वुमेन डायरेक्टर हो गई, एक रेजिडेंट डायरेक्टर हो गया, 2 तो ये हो गए। इसके अलावा मैं अभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बता रहा हूं, बाकी बचे हुए डायरेक्टर नॉर्मल हो सकते हैं जैसे आपका मन करे। और ये पहले डिसाइड कर लेना 12 में से कितने एग्जीक्यूटिव रखने, कितने नॉन एग्जीक्यूटिव। अब अपन चलते हैं, ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या है। देखिए बेटा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मतलब क्या होता है ये तो मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूं, क्योंकि विमेन डायरेक्टर तो समझ में आ गया आपको। विमेन डायरेक्टर क्यों चाहिए? विमेन डायरेक्टर इज जस्ट फॉर द विमेन एम्पावरमेंट, दैट्स इट। रेजिडेंट क्यों चाहिए? ऐसा एक डायरेक्टर होना जरूरी था जो कि इंडिया का हो। कल को अगर कंपनी कोई फ्रॉड करे, भागे, तो हम उसको ट्रेस कर सकें इजीली, ठीक है। इसीलिए हमने एक रेजिडेंट डायरेक्टर डाला। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होते हैं? कंपनी के जो नॉन एग्जीक्यूटिव है, माइंडेड नॉन एग्जीक्यूटिव। क्यों बोल रहा हूं ऐसा? क्योंकि नॉन एग्जीक्यूटिव डे टू डे वर्किंग में इंटरफेयर नहीं करते, वो सिर्फ बोर्ड मीटिंग में आते हैं। तो ये माना जाता है कि जो नॉन एग्जीक्यूटिव है वो बड़े अनबाइस्ड एटीट्यूड के साथ काम करते हैं, क्योंकि उनका कंपनी के डे टू डे डिसीजंस में कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। तो जब भी बोर्ड मीटिंग में आएंगे किसी भी डिसीजन के लिए, they will work for that company independently। लेकिन इसका मतलब हर नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट नहीं होता। मान लीजिए अगर आप नॉन एग्जीक्यूटिव है, लेकिन आपका कंपनी के प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स या फिर कंपनी के किसी भी तरह के कोई कॉन्ट्रैक्ट में, किसी तरह के ट्रांजैक्शन में आपका इंटरेस्ट है, तो बोलने के लिए आप नॉन एग्जीक्यूटिव हो, लेकिन आप एक्चुअल में इंडिपेंडेंट नहीं हो। आज अगर मान लीजिए मैं किसी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हूं और प्रमोटर का रिलेटिव हूं, या कंपनी के जो चेयरमैन है जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे उनका रिलेटिव हूं, तो मैं कहां इंडिपेंडेंट रहा? फिर तो मेरे इंडिपेंडेंट रहने की बात ही खत्म हो गई। इसीलिए हमने क्या कहा? हमने कहा कि अगर आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है तो बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं। यानी एक तो आप नॉन एग्जीक्यूटिव होने चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज कि आप नॉन एग्जीक्यूटिव होने चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट, आप नॉन एग्जीक्यूटिव होने चाहिए। यदि आप नॉन एग्जीक्यूटिव नहीं है तो फिर आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो बन ही नहीं सकते। लेकिन नॉन एग्जीक्यूटिव होना काफी नहीं है। नॉन एग्जीक्यूटिव होने के बाद में आपको कुछ और रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होती है जिससे कि आप इंडिपेंडेंट बने। जैसे आपके बहुत सारे रिलेशनशिप हैं, वो नहीं होने चाहिए कंपनी के डायरेक्टर से, कंपनी के प्रमोटर से, कंपनी के रिलेटिव्स वगैरह, डायरेक्टर प्रमोटर के रिलेटिव से, ऑडिटर फर्म से, जो टैक्स फर्म है या फिर कोई कॉस्ट अकाउंटिंग फर्म है, उनसे। बहुत सारे इस तरह की कंडीशंस हैं जिसके बाद कोई नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट बनता है। अब देखिए, अगर किसी आदमी का कंपनी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, कोई भी, तो वो आदमी फ्रॉड करेगा ही क्यों? आज अगर मैं कंपनी में मुझे कुछ 2 रुपए का फायदा हो तो मैं फ्रॉड करने के बारे में सोचूं, पर जब मेरा कोई फायदा ही नहीं है तो मैं फिर फ्रॉड करने के बारे में क्यों सोचूंगा? इसीलिए कंपनी में हम चाहते हैं कि कुछ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए जिससे कि कंपनी सेफ हैंड्स में रहे। अगर कल को कंपनी के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं वो किसी तरह का फ्रॉड करते हैं तो हम अपने आप को उनसे बचा सकें थ्रू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने चाहिए? देखिए, अगर लिस्टेड कंपनी है तो 1/3 ऑफ T&D, और अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, बेटा प्राइवेट कंपनी नहीं, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में तो कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। लिस्टेड कंपनी है तो 1/3 ऑफ T&D, और अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो 2 मिनिमम। ये मिनिमम बता रहा हूं, मिनिमम एटलीस्ट। बाकी तो आपकी इच्छा है, आप चाहो तो आप सारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप नॉन एग्जीक्यूटिव रखो ही मत कंपनी में,
कोई जबरदस्ती नहीं है। विमेन डायरेक्टर रखना कंपलसरी है, रेजिडेंट रखना कंपलसरी है। विमेन अगर कंडीशन पूरी हो रही है तो रेजिडेंट ऑलवेज इंडिपेंडेंट रखना जरूरी है अगर कंडीशन पूरी होती है। लेकिन आपकी इच्छा है, हाँ आप चूंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने हैं तो आपको नॉन एग्जीक्यूटिव रखने ही पड़ेंगे। 1/3 ऑफ T&D, ठीक है ना, राइट, ऑल बाय ऑल लिस्टेड कंपनीज, मैं लिखता नहीं हूं वैसे, ठीक है। अब यहां पे देखें, एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इन फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। हम आपको यहां कुछ सर्कमस्टांसेस बता रहे हैं, यानी जैसे हमने विमेन डायरेक्टर के लिए बोला ना, अगर लिस्टेड है तो ऑलवेज, लेकिन अगर अनलिस्टेड है पब्लिक कंपनी तो कंडीशन यहां पे भी है। क्या? पहला, योर कैपिटल, योर पेड अप कैपिटल इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10 करोड़, और योर आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 50 करोड़, और योर टर्नओवर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 100 करोड़ in any financial year, ठीक है। then from next financial year company must have independent, ठीक है। अब लेकिन यहां मैं आपको एक और अच्छी चीज बताता हूं, सुनिएगा जरा ध्यान से। ये कंडीशन हमने बोली, हमने क्या बोला, जिस साल ये कंडीशन पूरी हो जाए उस साल से आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए। वंस कंपनी, वंस above conditions fulfilled, ठीक है, कंपनी इज बाउंड टू फॉलो, कंपनी इज बाउंड टू है, बेटा ये प्रोविजन ध्यान से सुनना, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर टिल all conditions ceases to fulfill for continuous 3 years। क्या मतलब है, देखो यहां इसका एग्जाम्पल देखो। मान लीजिए कंपनी 2000 इनकॉर्पोरेट हुई इन 2021, ठीक है, इनकॉर्पोरेटेड। अब 2021 में अबव कंडीशन नॉट फुलफिल्ड, तीनों ही कंडीशन पूरी नहीं हुई, तो आपको 21-22 में नहीं रखना। 21-22 में अब कंडीशन नॉट फुलफिल्ड, तो आपको 22-23 में भी नहीं रखना। पर 22-23 में वन कंडीशन फुलफिल्ड। अब हमने तीनों में से एक लिखा है, एक भी पूरी हो गई तो भाई साहब ये लगेगा, यानी 23-24 में आपको रखना पड़ेगा, रखना है। 23-24 में भी कंडीशन फुलफिल थी, आपको 24-25 में भी रखना पड़ेगा, तो कंडीशन पूरी होती रहेंगी। देखिएगा जरा ध्यान से। फिर उसके बाद 24-25 में नन ऑफ द कंडीशन फुलफिल्ड, ठीक है, कोई भी कंडीशन पूरी नहीं हो रही है तो 25-26 में भी रखना पड़ेगा। 3 साल तक लगातार अगर पूरी नहीं होंगी तो एग्जाम्पशन मिलेगा आपको। एक बार अगर कंडीशन लग गई ना, नहीं लग रही तब तक तो कोई बात नहीं, लग गई ना तो बेटा 3 साल तक अगर लगातार पूरी नहीं होंगी तब एग्जाम्पशन मिलेगा। 27-28 में भी पूरी नहीं हो रही तो आप 27-28 से मत रखना, क्योंकि 3 साल कंडीशन पूरी नहीं हुई। अगर मान लो 24-25 में पूरी होती, 25-26 में पूरी होती, 27-28 में नहीं होती, तो ये लगता रहता, तो ये लगता ही रहता।
3 साल तक वेट करेंगे। ऐसा इसलिए मानते हैं क्योंकि कभी लग रहा है, कभी नहीं लग रहा, कभी लग रहा है, कभी नहीं लग रहा है, ये बड़ा अजीब सा हो जाता है। तो हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं करेंगे हम लोग। लग रहा है, नहीं लग रहा है, नहीं, अगर लग रहा है तो एक बार लगने दो। अब अगर लगातार 3 साल तक कंपनी कंडीशन पूरी नहीं कर रही, इसका मतलब वाकई में कंपनी की अब हालत खराब है, नीचे जा रही है कंपनी, इसको एग्जाम्पशन दे सकते हैं। इस तरीके से आपको चेक करना पड़ेगा। तो बेटा हमें अपने टोटल जो डायरेक्टर्स हैं उनमें से इस तरीके से डिवीजन करना है कि कितने हमें एग्जीक्यूटिव, कितने नॉन एग्जीक्यूटिव रखने हैं। जब आप डिसाइड कर लें तो उसमें से आपको एक वुमेन, एक रेजिडेंट और इंडिपेंडेंट और बाकी बच्चे हुए नॉर्मल डायरेक्टर्स आप कैसे भी रखें। एक ही पर्सन रेजिडेंट और वुमेन दोनों हो सकते हैं। इंडिपेंडेंट, मान लीजिए आपकी कंपनी में 12 डायरेक्टर्स, लिस्टेड कंपनी, तो 4 आपको क्या रखना है, इंडिपेंडेंट। तो 4 में से एक विमेन है, एक रेजिडेंट है, तो आपको फिर अलग से विमेन रेजिडेंट रखने की जरूरत नहीं, कंडीशन पूरी हो गई। तो इस तरीके से आप मैनेज करेंगे। अब सवाल हमारा बड़ा ये रह गया कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मतलब क्या होता है, यानी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की कैटेगरी में हम किसे लेकर आते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हम किसे बोलते हैं, कैसे बनते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये तो कंफर्म है कि इंडिपेंडेंट इज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, लेकिन इंडिपेंडेंट बनते कैसे हैं ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक छोटी सी बात और ध्यान रखिएगा, डायरेक्टर्स जो हैं दे मस्ट ऑलवेज बी क्या, इंडिविजुअल। डायरेक्टर्स मस्ट ऑलवेज बी इंडिविजुअल, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। यानी कभी भी हम नॉन इंडिविजुअल को डायरेक्टर नहीं बनाते, ठीक है ना, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला तो कोई हो ना, अगर कंपनी का डायरेक्टर कंपनी को बना दिया तो कैसे काम चलेगा, मस्ट बी इंडिविजुअल, ठीक है। चलिए बेटा आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में अपन इसके आगे बात करेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।